नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी के विज्ञान के अध्याय 3 को लेकर के। लेकिन मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कि मैंने पिछले वीडियो में अध्याय 2 के जो विज्ञान के वीडियो थे उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के गया था। आप लोगों में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया कि कौन से क्वेश्चन का इस क्वेश्चन जो छोड़ के गया था मैं उस क्वेश्चन का जवाब क्या है। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको उसी प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं फिर से आपको बताऊंगा चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 में जो इम्पोर्टेंट थिंग निकल के आ रहे हैं इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन में से देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी के अभाव से हड्डी के जो रोग होते हैं, हड्डी में होने वाले रोग होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, आपने पढ़े होंगे रिकेट्स नामक रोग होते हैं जो कि अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती है। ये रोग इसमें होते हैं विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ होगा विटामिन डी। और दूसरा में देखें, क्वेश्चन था कि किस चीज के कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। तो बेरी-बेरी नामक रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें होता है कि दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। दुर्बल पेशियां हो जाती है, मांसपेशी में ताकत नहीं रहता है और वो कम हो जाता है, काम करने में भी थकान होती है। यहाँ देख सकते हैं विटामिन सी के अभाव से किस नामक रोग होता है। तो आइए दिखाते हैं आपको। विटामिन सी के नाम से आपको देखने को मिलेंगे स्कर्वी नामक रोग होता है। देख सकते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिससे कि मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगने लगते हैं। अब उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे भोजन में किस तत्व के कमी के कारण रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ये 4 क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गए होंगे। अब चलते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में देखें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने मेरे चैनल को और देखते रहिए। ये वीडियो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने में, साथ ही साथ आपको CTET के जो एग्जामिनेशन है उसमें बेहद ही एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है एनसीईआरटी का बुक। यहाँ देख सकते हैं कि ये चैप्टर का नाम है अध्याय 3 जो विज्ञान का है। इस चैप्टर का नाम देख सकते हैं तंतु से वस्त्र तक, यानी कि तंतु से वस्त्र तक किस तरीके से तंतु रहते हैं, फिर उसका जो वस्त्र बनाया जाता है किस तरीके से बनाया जाता है, इस चीज को हम जानेंगे इस अध्याय में। आपने तो बहुत तरह के कपड़े पहने होंगे, कृत्रिम पहने होंगे और प्राकृतिक भी पहने होंगे। प्राकृतिक कहने का मतलब जो कि सूती से निकल के आता है, और कितने कृत्रिम कहने का मतलब जो कि पॉलिएस्टर संश्लेष्ट जो होते हैं वो चीज को आप पहने होंगे। तो देख सकते हैं ये कपड़ा के बारे में बताया गया है कि इसमें किस तरीके के कपड़े हैं और किस तरीके के तंतु से होकर के बने होते हैं। तो इसमें सिर्फ हम मोटे तौर पर देखेंगे कि मेन थिंग क्या है इस चैप्टर में। मेन थिंग को मैंने हाईलाइटेड किया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखने को मिलेंगे आपको कि यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। यहाँ देखिए, कई बार देख सकते हैं, कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा करने पर तागे को सुई के नाके से गुजरने में कठिन हो जाती है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियां से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। अब धागे में देखिएगा छोटा छोटा सा महीन सा हो जाता है, जो कि सुई में डालने से, सुई में पिरोने से वो अच्छे तरीके से नहीं पिरोता है, कुछ अगल बगल निकल जाते हैं, जिससे कि वो धागा जो है सो बर्बाद हो जाता है। ये चीज क्या है, जो पतला दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। आप देखें कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तंतु एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं कृत्रिम। देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें जो कहते हैं कि प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो जूट, रेशम तथा ऊन से तंतु पादप प्राप्त होते हैं, उससे जंतु से प्राप्त होते हैं सब, और इसे कहते हैं क्या, तो प्राकृतिक तंतु। अब रुई तथा जूट, पटसन,
यानी रुई तथा जूट, जूट को पटसन कहा जाता है, पादप से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण है। यहाँ पूछ सकते हैं कि पादप से प्राप्त होने वाले तंतु कौन से हैं, तो आप इसको बता सकते हैं रुई और जूट। देख सकते हैं उदाहरण के लिए ये होते हैं तंतुओं से उदाहरण है, देख सकते हैं प्राप्त होने वाले उदाहरण है। यहाँ देख सकते हैं ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन तथा रेशम जो है कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किस चीज से प्राप्त होते हैं? ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ से अथवा बकरी की कर्तनी ऊन से प्राप्त होती है, देख सकते हैं भेड़ से और बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशम कीट का नाम देख सकते हैं आप यहाँ पे कोकून। रेशम तंतु, रेशमी जो तंतु होती है, रेशमी धागे बनाई जाती है, उसके लिए कीड़ा होता है एक, उसका नाम क्या होता है? देख सकते हैं कोकून से खींचा जाता है रेशमी रेशम के कीट से। और यहाँ देखें उसके बाद जो अगला पॉइंट निकल के आता है इसी चैप्टर से कि पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, वे तंतुएं का निर्माण किया जा रहा है। देख सकते हैं इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जो कि कृत्रिम तंतु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं इसका उदाहरण कुछ है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है और देख सकते हैं एक्रिलिक है। उसके बाद है संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण है। संश्लिष्ट तंतु के ये उदाहरण है पॉलिएस्टर, नायलॉन तथा एक्रिलिक, देख सकते हैं। उसके बाद देखें तो नया पॉइंट जो निकल के आता है इसी चैप्टर से, नेक्स्ट पेज से, तो देखें तो सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ पादप तंतु क्या है, तो रुई है कुछ पादप तंतु। और देख सकते हैं रुई का जो ये होता है, रुई का जो उत्पादन होता है किस तरीके से होता है, इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं यहाँ पे कि कपास पादप के फल, जैसे कपास गोलक लगभग नींबू के माप का होता है, नींबू जितने बड़े होते हैं उतना बड़ा ये कपास का फल होता है। देख सकते हैं पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं, उसका जो कवर रहता है वो फूट जाता है तथा आप कपास तंतुओं से ढके बिनौले, देख सकते हैं बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। अब कपास बीज का जो नाम है यहाँ देख सकते हैं बिनौले कहा जाता है उसको, कपास बीज का नाम बिनौले कहा जाता है। देख सकते हैं ये पका हुआ कपास है, ये ढक्कन है उसको लगा रहता है तो इसको कपास का बिनौले कहा जाता है, देख सकते हैं। अब देखें तो यहाँ पर जूट भी एक पादप तंतु है, तो देख सकते हैं पटसन पादप है, देख सकते हैं पटसन तंतु को पटसन पादप कहा जाता है। देख सकते हैं इसके तने से प्राप्त किया जाता है, इसे जो जूट जो है इस पादप जो है जो कि पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। और भारत में इसकी जो खेती होती है वर्षा के ऋतु में होती है और ये उगाया जाता है मुख्य रूप से यहाँ पे तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में मुख्य रूप से भारत में उगाया जाता है। सामान्यतः जो पटसन है इसका जो सबसे पहले क्या होता है, तो इसको बरसात के महीने में होता है ये, उसके बाद इसको काट करके जल में भिगोया जाता है और उसके बाद इसका खाल निकाल लिया जाता है, फिर उसको पीट करके और अलग कर लिया जाता है। यहाँ देखिए तो वस्त्र बनाते हैं कैसे, अब पटसन से कैसे वस्त्र बनाते हैं, तो वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है। जो तंतु है इसका पादप का जो पटसन का जो तंतु है उसको तागे में परिवर्तित किया जाता है। अब तागे में किस तरीके के परिवर्तित किया जाता है, सबसे पहले देखें सूती तागे की कतई अब किस तरीके से किया जाता है। सूती जो तागे हैं उसका कतई, उससे अब धागा कैसे बनाया जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कतई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कतई कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो क्या होता है, तो रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है, तो जब रुई के जो पुंज होते हैं उसको ऐंठ कर जब खींचते हैं तो आपस में उस रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कतई के लिए सरल युक्ति क्या है, तो हस्त तकुआ, देख सकते हैं हस्त तकुआ। कतई के लिए सरल युक्ति क्या है, तो हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तकली कहते हैं, जिसे
तकली कहते हैं। हस्तकवा का उपयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कतई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति क्या है? तो चरखा। चरखा हाथ से भी चलाया जाता है, अब तो इलेक्ट्रिक भी हो गई है। और देख सकते हैं यहाँ पे लोगों, अगला पॉइंट जो उसी में से निकल के आता है, लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्र, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन के मील में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इन्होंने महात्मा गांधी के जो आंदोलन किए थे उसके रिलेटेड यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने कहाँ का कपड़ा का ये कहा बहिष्कार किया था? तो ब्रिटेन के मील में बने कपड़े का बहिष्कार किया था और खादी कपड़ों के पहनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया था। देख सकते हैं उन्होंने जो भारत सरकार ने 1956 में, देख सकते हैं भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था, जिसे संगठन का नाम क्या नाम दिया गया था? तो खादी ग्राम उद्योग दिया गया था। खादी ग्राम, देख सकते हैं खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नाम से संगठन को स्थापित किया था। कितने में? 1956 में भारत सरकार ने। अब देखें तो तागे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है? तो तागे से वस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले दो मेथड है। यहाँ पर देख सकते हैं बुनाई के द्वारा। बुनाई के द्वारा अब कैसे बनाया जाता है? तो वस्त्र जो है, वस्त्र तागों से दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। 2 सेट पहले बनाया जाता है, उसके बाद उन्हें व्यवस्थित किया जाता है और तागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके, देख सकते हैं उसके बाद व्यवस्थित करके बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। अब जो तागों के 2 सेटों को जब हम आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं, वीविंग कहते हैं, इंग्लिश में वीविंग कहते हैं। अब कुछ कागज के लिए कुछ कागज से बना करके यहाँ दिखाए गए हैं, फिगर में आप देख सकते हैं किस तरीके से बुना जाता है उसको बताया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इस ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियां की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों के बुनाई करगों पर ही की जाती है। अब करगा किसको कहते हैं? जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेटों को बुनकर जब वस्त्र बन जाते हैं, बुने जाते हैं, तब वास्तव में कागज की पट्टियां की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई को करघों पर ही किया जाता है। देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं इस महिला के हाथ में, इसको कहा जाता है करघा। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसमें से एक और पॉइंट निकल के आता है, जब आप स्वेटर बुनते हैं तो ये भी प्रकार का एक हथकरघा ही है। यहाँ देख सकते हैं इसको हथकरघा कहते हैं, जिसे हाथ से बुना जाता है तो उसे हथकरघा कहते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट में कुछ हिस्ट्री दिए गए हैं, भारत के जो वस्त्र के हिस्ट्री है उसको बारे में कुछ बताया गया कि पहले के लोग किस तरीके के वस्त्र पहनते थे। तो पहले चमड़ा, सबसे पहले तो पत्तियों को लेकर के, विष को छाल को लेकर के किया जाता था, उसके बाद चमड़ा को लेकर के किया जाता था, वस्त्र का उपयोग किया जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ प्राकृतिक तंतु को बनाते बनाते सबसे पहले यहाँ पर प्राचीन मिस्र में वस्त्र बुनने की जो फ्लैक्स की रुई थी उसके नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में किया गया, जो कि मिस्र के क्षेत्र थे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते और यहाँ पर लुंगी, धोती, पगड़ी का इस्तेमाल करते करते अभी आपने कई तरह के वस्त्रों को देखे होंगे और कई तरीके की अत्यधिक विविधता भी पाई जाती है। सबसे पहले देखें तो कपास का गोलक, उसके बाद ओटना होता है, रेशे बनते हैं, उसके बाद कतई होता है, उसके बाद बुनाई होता है, उसके बाद बंधई वस्त्र बनता है तागों से। अब देखें कुछ शब्द निकल के आता है इसी चैप्टर से। यहाँ देखें तो रुई, वस्त्र, तंतु, कतई, बुनाई और तागा, ये सब शब्द हैं। जैसे सकते हैं आप इस सब शब्द के बारे में जान गए होंगे आप निश्चित तौर पे। अब यहाँ पर उसका सारांश है, देख सकते हैं वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है। देख सकते हैं वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशम, ऊनी और पॉलिस्टर। देख सकते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट उसी से निकल के आता है कि वस्त्र तागों से बने हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु है, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट पॉइंट है कि रुई और जूट जैसी तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। और देखिए अगला पॉइंट, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कतई कहते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को
कतई कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। अब ये था इस चैप्टर जो कि वस्त्रों से, तंतु से वस्त्र तक था, यही चैप्टर था, तंतु से वस्त्र तक, ये चैप्टर का नाम था। अध्याय 3 एनसीईआरटी विज्ञान का था। आपके लिए फिर मैं ये 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। 4 ठो खाली स्थान है, यहाँ इसको भर के और यहाँ कमेंट में कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। अगर नहीं हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब मैं दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।